दोस्तों आज बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनके 498 केस चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सालों तक जो ट्रायल कोर्ट चलता रहता है उससे पहले आप कैसे केस को डिस्चार्ज करा सकते हो, चार्ज फ्रेम होने से पहले आप अपने केस को किस तरह से डिस्चार्ज करा सकते हो, कौन से ऐसे ग्राउंड होते हैं, क्या क्या ग्राउंड आपको चेक करना बनता है, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए काफ़ी लोगों के 90% केसेस होते हैं जो आपको एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखते हो आप लोग, तो आपको पता होगा कि 498 केस एक तरह से मिसयूज किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। और मैक्सिमम क्या होता है कि कंप्लेंट बिना आधार बिना ग्राउंड के आपके खिलाफ अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है पुलिस ने। तो इसके बाद में क्या बनता है कि चार्जशीट बनती है दोस्तों। अब चार्जशीट बनने में कहीं लोगों की तो ये प्रॉब्लम आती है कि एक डेढ़ दो साल तक तो चार्जशीट बनने में ही पुलिस टाइम खर्च कर देती है, कई सालों इसमें ख़राब हो जाते हैं। जबकि 498 केस की पनिशमेंट देखा जाओगे तो 3 साल की पनिशमेंट होती है इस केस में, लेकिन इसका जो ट्रायल होता है पूरा केस फिनिश होने में कम से कम 10 से लेकर 20 साल तक हो जाता है। अगर आप एंड तक लड़ोगे तो मिनिमम 20 साल लग जाएंगे इस केस में। तो दोस्तों, इससे जो टाइम आपका वेस्ट होता है, इससे आपकी स्टेप आती है चार्जशीट बनने के बाद डिस्चार्ज की। जी हाँ, चार्ज फ्रेम होने से पहले एक्चुअली में होता है कि जब चार्ज फ्रेम होते हैं ना आपके, उस पर कोई आर्ग्यूमेंट करते नहीं है, चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद एविडेंस एक्ट आ जाता है। अब एविडेंस एक्ट पे आपके कहीं सालों खराब हो जाते हैं, तो उससे पहले आपके पास ऑप्शन होता है कि चार्जशीट बनने के बाद अपने ट्रायल को कैसे ख़त्म करा सकते हो आप। देखिए, सबसे पहले एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मैं बताता हूँ। जो चार्जशीट बनती है आपकी, उसमें से सबसे पहले वो चीज़ ढूंढिए आप लोग जिसमें जो चार्जशीट बन के कोर्ट में सबमिट हुए सीआरपीसी 173 के तहत, तो उसमें से सबसे पहले आपको वह चीज़ें ढूंढनी है कि जो आप पे एलिगेशन लगाए गए आपकी पत्नी के द्वारा और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है उसमें, तो उसमें वाकई कितने तो सबूत है या कितने सबूत नहीं है। सबसे पहला एलिगेशन जो आप पे लगाए जा रहे हैं उसकी डेट टाइमिंग मेंशन की गई है नहीं की गई है। सेकंड टॉपिक, उसके खिलाफ इंडिपेंडेंस, आपके खिलाफ कितने इंडिपेंडेंट विटनेस है। जी हाँ, क्योंकि इंटरेस्टेड विटनेस जो होते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस और आई विटनेस होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण होती है भूमिका। इंटरेस्टेड विटनेस जो होते हैं उसके रिलेटिव होते हैं, माता पिता हो गए, भाई हो गए, कोई रिश्तेदार हो गए उनकी। ये लोग क्या होते हैं कि सुनी सुनाई कहानी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमको सुनने में आया है, और वो एक इंटरेस्टेड विटनेस हो जाते हैं, तो उनकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आपके केस में इंटरेस्टेड विटनेस जैसे उसकी मम्मी का, पापा का, भाई का, जीजा का, किसी का भी है, तो ये पूरे इंटरेस्टेड विटनेस हो गई। अब इनका मतलब ये हो गया कि इन लोगों ने कोई क्राइम होते हुए देखा नहीं है, आपकी पत्नी के साथ मारपीट होती देखा नहीं है, हरासमेंट करते देखा नहीं है। इन लोगों ने ओनली कहने पर ही, मौखिक रूप से इनके कहने पर ही इन लोगों ने आपके साथ में एक गवाही देने आ चुके हैं कोर्ट में। तो अगर ये चीज़ें हैं। सेकंड बात, मान लीजिए कि आपका जो केस है उसमें उन्होंने बताया कि साहब मेरे साथ तो मारपीट की गई है, मेरे साथ तो इस तरह से हरासमेंट किया गया था मुझे, और उसका कोई एलिगेशन, कोई टाइमिंग है ही नहीं आपकी चार्जशीट में, ना पुलिस एफआईआर में, किसी भी प्रकार से उनका कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इस टाइमिंग पे, इस डेट पे मेरे साथ। क्योंकि किसी के साथ अगर एक्चुअल में घटना होती है, मारपीट जैसी घटना हो रही है किसी के साथ, तो बिल्कुल उसको टाइमिंग और डेट मालूम रहता है कि इस डेट और इस टाइमिंग को मेरे साथ घटना घटी है। कई बार क्या होता है कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि कोई भी लेडीज होती है, 2 तारीख ऐड करा दी, अब 2 तारीख को उसका हस्बैंड घर पे था ही नहीं, वहाँ से घर से 500 किलोमीटर दूर था, और फिर भी बोल रहे हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ मारपीट किया। उस सिचुएशन में ऐसे होते हैं जो कि एक तरह से रॉन्ग एलिगेशन लगाए जाते हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है, केस को ट्रायल वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। तो चार्ज फ्रेम होने से पहले आपको ये आर्गूमेंट करना चाहिए, और ये पॉइंट आप जो जज साहब है उनके सामने रखना चाहिए कि साहब इसमें जो चार्जशीट बनी है इसमें प्रॉपरली केस ही नहीं बनता है मेरे खिलाफ, ना तो इसमें कोई टाइमिंग मेंशन की गई है, ना ही इसमें इंटरेस्टेड विटनेस है, ना ही इसमें पूरे इंटरेस्टेड विटनेस है, इंडिपेंडेंट विटनेस एक भी नहीं है, ना ही आई विटनेस है इसमें। मान लीजिए वो कह रहे कि उसके साथ मारपीट हुई, तो ना कोई इसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट दी गई है, ये सब कुछ नहीं है। आपके केस की चार्जशीट को आप अगर अच्छे से रीड करना, ये सब कुछ चीज़ नहीं है, तो फिर आप डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए। सेम कोर्ट में करना चाहते हो सीआरपीसी 227 में, अपर कोर्ट में जा रहे हो तो 239 में,
अगर हाई कोर्ट में जा रहे हो तो 226 में आप अप्लाई कर सकते हो और आपका जो ट्रायल है 101% आपका केस डिस्चार्ज हो जाएगा। दोस्तों आप पुलिस एफआईआर जो दहेज केस की होती है उसमें अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो 10% संभावना होती है कि आपकी क्विशिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप चार्जशीट बनने के बाद डिस्चार्ज पे जाते हो और ये सब चीज़ें नोट करते हो, ये सब चीज़ें है ही नहीं उसमें, तो आपका 101% 30% चांस बन जाते हैं आपके केस को डिस्चार्ज होने की। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी चार्जशीट में सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है कि उसमें जो एलिगेशन लगाए उनके सबूत दिए है नहीं दी गई आपकी वाइफ। सेकंड आपको चीज़ उसमें ये नोट करना है कि उसमें जो गवाही है, जो गवाह दे रहे हैं वो उसके पूरे परिवार वाले हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसी भी है, कोई आई विटनेस है या नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है और कोई भी मान लीजिए उसमें ये उल्लेख किया गया कि मारपीट की गई थी इस तरह की और मारपीट का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, MLC वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर भैया आप उसको डिस्चार्ज में अप्लाई कर दीजिए, आपका केस 101% डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हर केस की सिचुएशन अलग होती है, ऐसा नहीं कि हर कोई केस डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर आपके केस में इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह के ग्राउंड है और पूरे ग्राउंड प्रॉपरली बन रहे हैं कि आपका केस प्रॉपरली डिस्चार्ज के लिए है, तो फिर आप डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आपके ट्रायल में आपको पता है कि जो चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस एक्ट आता है वहाँ पे आपके कम से कम 4 या 5 साल खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब 4-5 साल आप ट्रायल में खराब करोगे, 1-2 साल आप वहाँ पहले ही पुलिस चार्जशीट बनाने में टाइम खर्च हो गया, कंप्लेंट में पहले महिला सेल काउंसलिंग में आपके 1 साल खराब हो गया, मतलब 6-7 साल तो आपके इससे मिनिमम खराब हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आपको डिस्चार्ज का ऑप्शन होता है, उसको अप्लाई हर किसी को करना चाहिए। पति हो तो पूरे को करना चाहिए जिनके भी है, क्योंकि मैक्सिमम आपका लक डिपेंड करता है, मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि अच्छा मजिस्ट्रेट हो, जो भी जज साहब है वह अगर आपकी बात को सुनता है, आपके पॉइंट बाय पॉइंट को रखता है और आपका केस डिस्चार्ज हो जाता है, तो जो आपका ट्रायल में टाइम वेस्ट होता है वो पूरा सेविंग हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको पूरी डिटेल में समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।